morning everyone. Once again welcome to a new video of my YouTube channel. जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मैंने एक मास्क पहने हुए हैं क्योंकि अभी तक पूरी तरह से कोरोना हमारे देश से या हमारे वर्ल्ड से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैंने मास्क पहना है। आप जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहने, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें और जब भी बाहर से घर आए अपने ड्रेस को और अपने आप को पूरी तरह से क्लीन कर लीजिए। तो आज हमारा स्टडी मटेरियल है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी ठोसों के चुंबकीय गुण। ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। तो चलिए आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स यानी ठोसों के चुंबकीय गुण। ठोस क्या है हम सब जानते हैं और आज हम पढ़ेंगे सभी ठोस पदार्थ में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सभी ठोसों में उपस्थित होते हैं। आप सब जानते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, जो कि लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे कहा जाता है मैग्नेट। और जिस भी पदार्थ में ये गुण पाया जाता है उसको कहा जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब ये सवाल होता है, क्या सभी ठोसों में चुंबकीय गुण उपस्थित है? अगर है तो सभी पदार्थ लोहे को आकर्षित क्यों नहीं करता? तो चलिए आज हम इसका जवाब आपको बताते हैं। आप लोग जो 7-8 की क्लास में पढ़े होंगे कि जब हम एक प्लास्टिक की कोम्ब से अपने हेयर को, अपने बालों को, सूखे बालों पे कंघी करते हैं, तो कुछ देर कंघी करने के बाद उस कंघी को जब हम छोटे छोटे टाइनी पीसेस ऑफ पेपर यानी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लाते हैं, तो वो प्लास्टिक का कंघी क्या करता है, उस छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो आप देखे होंगे वो प्लास्टिक का कंघी अब क्या बन गया, चुंबक की तरह कार्य करने लगा। तो पहले क्यों नहीं कार्य किया, बालों को कंघी करने से पहले क्यों नहीं किया? तो चलिए हम जानते हैं कि वो तब क्यों चुंबक नहीं बना और कंघी करने के बाद वो प्लास्टिक की कंघी किस तरह से चुंबक बन गया। ये जो गुण होता है इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन के कारण होता है, मोशन के कारण होता है। सभी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके जो नाभिक होता है, उस नाभिक के चारों ओर रोटेट होता है, गति करता है, घूमता है, मूवमेंट करता है। जैसे आप जानते हैं सभी कोई, हमारा एक सूरज है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। उसी तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके नाभिक का निर्माण करते हैं और उस नाभिक को मान लेते हैं हम सूरज, और उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन यानी हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है, जो मोशन होता है, जो घूमता है, वो फिर दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण। तो वो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसे होता है? जैसे पृथ्वी में भी दो चक्रण होता है, एक सूरज के चारों ओर वो एक बार साल में चक्कर लगाता है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी आता है, ठंडी आता है, शीत आता है, वर्षा आती है। और एक चक्रण क्या होता है, पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों ओर घूमता है, जिसके कारण दिन और रात होती है। सेम कंडीशन यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी किसी भी ठोस पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों के साथ भी होता है। एक तो वो नाभिक के चारों ओर जब मोशन करता है, गति करता है, तब उसको कहा जाता है ऑर्बिटल मोशन, और जब वो अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमता है तब वो होता है स्पिन मोशन यानी चक्रण घूर्णन। ठीक, यही दो घूर्णन के कारण, इसी दो मूवमेंट के कारण, मोशन के कारण किसी भी ठोस पदार्थ में चुंबक के प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। अब ये जो ठोसों में चुंबक के गुण जो आ जाते हैं वो अलग अलग ठोसों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी ठोसों में एक जैसा गुण नहीं आता, तो इसी गुण के आधार पर
इसको हम लोगों ने 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी ठोसों में 5 प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अनुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है, यानी वह ठोस पदार्थ है जिसको यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो चुंबक के प्रति कम आकर्षित होता है, दुर्बल बंध द्वारा यानी कमजोर फोर्स के द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होता है। तो इस जब कमजोर बॉन्ड से आकर्षित होगा या कमजोर फोर्स से दुर्बल बलों से आकर्षित होगा, तब हम उस पदार्थ को बोलेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा पदार्थ है जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। तो उसका एग्जाम्पल होता है O2, Cu2+, Fe3+, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत से एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है, इसका जो पदार्थ की जो परमाणु, अणु या आयन होगा, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन युग्मित और अयुग्मित किसको बोलेंगे? जैसे हम लोग जानते हैं S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, P में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, D में 10, F में 14। यदि मान लीजिए S में 2 ना होके 1 हो, P में 6 ना होके 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, या D में भी 10 ना होके 9, 7, 8 हो, है ना, तब उसको हम बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यानी P में क्या होना चाहिए? 6, तो 6 ना होके कितना है? 5 है, 4 है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ हो वही पदार्थ होगा जो कमजोर बलों से चुंबक की ओर आकर्षित होगा और जिसके अणु, परमाणु या आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होगा अयुग्मित होगा। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैंने लिखा है Cu2+। Cu मतलब क्या है? कॉपर। 2+ का मतलब क्या है? कॉपर के जो मतलब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर होता है, उसमें से वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो डोनेट कर देने के बाद क्या होता है? Cu2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उससे चला गया। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है वो पॉजिटिव चार्ज से शो होता है। इसी तरह से जो आयरन है उसको अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट कर दिया तो 3+ हो गया। अब हम जानते हैं ये जो कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। और जब वो 29 में से 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया तब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गया? 29 में से 2 गया तो 27 आया। यदि इस 27 को यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा? वो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 आया, है ना। D में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। यानी यदि हम उसको इस तरह से एक D बना करके, D में होता है 5 सब सेल होता है, 1 2 3 4 5, हम ऐसे करके रखते जाएंगे, 3 4 5, ये 6, ये 7 हुआ। लेकिन ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल रह गया, डबल नहीं हो पाया। इसको कहा जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरह से आपका कॉपर फेरस में भी होगा, O2 में भी होगा, ठीक है। तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें? ठोस पदार्थ के परमाणु, अणु या आयन में। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है जिसको कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, मीन्स डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाई से समझ में सबको आ जाता है, डाई माने 2, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होगा, जोड़े में होगा, है ना, एक जोड़ा में होगा।
जैसे वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसको बोलेंगे? वह ठोस पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबक को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, यानी एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेगा। आप लोग सभी कोई जानते होंगे, जैसे चुंबक के पास हम लोग दूसरा चुंबक लाते हैं, यदि वो ऑपोजिट पोल होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और यदि वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब क्या है? जैसे दोनों सेम दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव, दोनों यदि सेम हो वो एक दूसरे को रिपल्शन करता है, और दोनों का यदि पोल ऑपोजिट हो, यानी एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं। लेकिन प्रतिचुंबकीय वो ठोस पदार्थ होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबक की ओर प्रतिकर्षित करता है, यानी एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करता है, उसको कहता है प्रतिचुंबकीय। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा? Mg2+, Mg मतलब मैग्नीशियम, Zn2+ मतलब जिंक। तो Mg में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हम लोग जानते हैं उसके एटॉमिक नंबर होता है 12। तो 12 में से 2 चला गया तो कितना बचा? 10। जिंक में कितना होता है? 30, उसमें से 2 चला गया तो कितना बचा? 28। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, मैग्नीशियम का 2+ होगा, यानी मैग्नीशियम में से 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो मैग्नीशियम 2+ आया। तो 2+ होगा मतलब कितना हो गया? मैग्नीशियम 10 हो जाएगा फिर, क्योंकि 12 से 2 गया तो 10 हुआ। यदि 10 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम क्या देखेंगे? 1s2 2s2 2p6। यदि p6 है मतलब ये है हमारा px है, ये py है और ये pz है। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी हर खाने में px में या py में या pz में इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड में है, जोड़े में है, इसलिए जोड़ा को वो 2-2 करके है, इसलिए उसको कहा जाता है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये क्या करता है? आप लोगों को याद करने के लिए एक अच्छा है, प्रति माने जो प्रतिकर्षित करे। आप लोग कभी कभी घबरा जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुचुंबकीय किसको बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय किसको बोलेंगे। याद तो सबका रहता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है किसका कौन सा आंसर है। तो आपको आसान के लिए मैं बता दूं, अनुचुंबकीय मतलब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, प्रतिचुंबकीय मतलब जो चुंबक को प्रतिकर्षित करे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लोहा चुंबकीय। लोहा चुंबकीय को क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक। तो लोहा चुंबकीय नाम से ही जैसे पता चल रहा है, लोहा उसका एग्जाम्पल होगा, लोहा होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा? निकल होगा, फिर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ, ये लोहा चुंबकत्व का क्या हो जाएगा? लोहा यानी Fe, निकेल, और क्या हो जाएगा? कोबाल्ट, ऐसे, है ना। तो लोहा चुंबकीय पदार्थ किसको बोलेंगे? तो लोहा चुंबकीय हम बोलेंगे, इसको हमें मिटा के इसको यहाँ पे लिख के हम बताते हैं। पहला देखो आप देख चुके हैं, इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, ये देखिए, ये है थर्ड पॉइंट लोहा चुंबकत्व का। उसका एग्जाम्पल फेरस, निकेल, कोबाल्ट। इसमें क्या होता है? लोहा आप सभी को जानते हैं, चुंबक के पास लेने के जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो तुरंत वो चुंबक को आकर्षित कर लेता है। तो क्या आपने सोचा है कि लोहे में ऐसा क्या चीज है कि वो तुरंत चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है? जैसे बाकी ठोस पदार्थ है, लोहा भी उसी तरह से एक धातु है, वो भी ठोस पदार्थ है। तो लोहा में ऐसा क्या गुण हो गया कि वो तुरंत चुंबक को आकर्षित कर लेता है, जबकि कॉपर नहीं करता, जिंक उतना नहीं करता। तो वो जिंक में कुछ मिलाएंगे तभी करेगा। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं। तो लोहा में जो आयन है, जो छोटे छोटे आयन है, लोहा जो पदार्थ में जो छोटे छोटे आयन है, उसमें आयन क्या होता है? एक गुच्छा बना करके, एक ग्रुप बना करके आपस में सट जाते हैं। जैसे बाकी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐसे बाकी आयन ऐसे हल्का हल्का रहता है ना। लेकिन लोहा में क्या होता है? मान लीजिए तीनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया?
आप आयन के जो है इलेक्ट्रॉन आपस में आके ये गुच्छा बना लेता है, ऐसे मोटा मोटा आपस में आके बहुत सारा आके आप पास में आके गुच्छा बना लेता है, ग्रुप बना लेता है। उस ग्रुप को कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है? उस ग्रुप को कहते हैं डोमेन। अब ये डोमेन क्या होता है? जब बहुत से आयन आपस में मिल करके एक ग्रुप बना लेता है जिसको हम डोमेन कहते हैं, तो हर एक डोमेन एक चुंबक की जैसा बिहेव करने लगता है, चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। ठीक है, तो जब वो चुंबक की भांति कार्य करता है तो अब सवाल होता है, तो चुंबक की तरह क्यों नहीं आकर्षित करता? हाँ, इसका कारण है, इस डोमेन को जैसे ही हम किसी चुंबक के पास लाते हैं तो ये जो डोमेन है उस चुंबक की ओर अग्रसित होता है, उसी की ओर ओरिएंटेड हो जाते हैं, उसी दिशा में वो चले जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक चुंबक है, यहाँ पे बहुत सारा लोहा को हमने लाया, लोहे के अंदर ये जो डोमेन है ये इसी दिशा में होने लगता है, ऐसे एक चुंबक की ओर चले जाता है, इसी दिशा में आने लगता है। ठीक है, और जो बाकी समय जब ये चुंबक हम लोग नहीं रखेंगे उस समय ये डोमेन क्या होता है? अस्त व्यस्त रहता है, कोई सीधा, कोई उल्टा, कोई आड़ा, कोई तिरछा, कोई ऊपर नीचे, इस तरह से वो अव्यवस्थित रहता है। लेकिन जैसे ही हम चुंबक के पास लाते हैं ये डोमेन क्या होता है? ऑर्डर में आ जाता है, व्यवस्थित हो जाता है और इस चुंबक की ओर क्या होता है? आकर्षित हो जाते, इसी ओर एक ही दिशा में हो जाता है, यानी सारे जो अव्यवस्थित है वो व्यवस्थित होकर चुंबक की ओर हो जाता है, जिसके कारण लोहा और चुंबक के बीच में आकर्षण बहुत अधिक होता है। ठीक, यहाँ तक आप देखे होंगे कि एक चुंबक के पास, ये एक आपका एक चुंबक है, इस चुंबक के पास यदि हम किसी लोहे के वस्तु को लाते हैं तो लोहा चुंबक के साथ चिपक गया और ये जो चिपका हुआ है इसी के बीच में इस लोहा जो, ये जो लोहा है, लोहा के साथ मान लीजिए और भी हम छोटे छोटे आलपिन वगैरह लाएंगे तो वो भी इसके साथ ये क्या हो जाता है? चिपक जाता है। अब यदि हम इस चुंबक को यहाँ से हटा लेते हैं तो ये जो छोटे छोटे चीज चुंबक लोहे के साथ जो चिपक गया था वो कुछ देर तक चिपका हुआ रहता है, फिर धीरे धीरे एक एक करके वो क्या होता है? गिर जाता है। यानी चुंबक को हटाने के बाद भी इस लोहे में कुछ देर तक चुंबकत्व के गुण उपस्थित रहता है, यानी ये जो डोमेन है वो कुछ देर तक ये व्यवस्थित रहता है, लेकिन कुछ देर के मतलब थोड़ी देर के बाद ये फिर अस्त व्यस्त हो जाता है और ये जो लोहे का टुकड़ा छोटे छोटे आलपिन वगैरह चिपका था वो एक एक करके गिर जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डोमेन के कारण ही लोहा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। और ये जो डोमेन है, जैसे हम लोहा को गर्म करते हैं, है ना, या धूप में रखते हैं या पटकते हैं तो क्या होता है? उसका ये जो चुंबकत्व के गुण क्या हो जाता है? एकदम समाप्त होने लगता है। ठीक है, तो लोहे को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, यानी कम होने लगता है और जिस क्या बोलते हैं, जिस ताप पर वो एकदम खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है उस पॉइंट को कहा जाता है क्यूरी पॉइंट। सॉरी, जिस पॉइंट पे, जिस ताप गर्म करने पर जिस ताप पर इसका चुंबकत्व पदार्थ के गुण खत्म हो जाता है उसको कहा जाता है क्यूरी पॉइंट। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया? आप लोगों को एग्जाम में उतना कुछ नहीं लिखना है, मैंने आपको सिर्फ अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए इतने सारे बातों को आपको समझाया। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे क्या है? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह मतलब एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इसमें भी देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो फेरोमैग्नेट है, दोनों को मैं कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ। प्रतिलोह चुंबकीय यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और एक तो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दोनों में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है उसको मैं आपको कंपेयर करके बता रही हूँ। तो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ जो होगा उसका एग्जाम्पल होगा Fe2O3। इसका एग्जाम्पल क्या है? Fe2O3। और इसका एग्जाम्पल है Fe3O4। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। प्रतिलोह चुंबकीय में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, फेरो चुंबकीय पदार्थ में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों में ये अंतर है, जब प्रतिलोह चुंबकीय यानी Fe2O3 को चुंबक के पास लाते हैं तब उसमें क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है विपरीत दिशा में, बराबर मात्रा में विपरीत दिशा में संरेखित हो जाते हैं, अलाइनमेंट हो जाते हैं। संरेखित अलाइनमेंट का मतलब होता है एक लाइन से चले जाते हैं। एक लाइन से चले जाने का मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 6 या 5 जो भी है, तो वो एक ही दिशा में ऐसे होगा, दोनों बराबर संख्या में ऐसे, ये ऐसे, या यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो भी ऐसे, मतलब बराबर संख्या में एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं। ठीक है। प्रतिलोह चुंबकीय में वो ठोस पदार्थ है जिसके अंदर के इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं या अलाइनमेंट होते हैं या पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, है ना। जैसे लाइन में खड़े होते हैं ना, वैसे ही हो जाते हैं, लाइन में चले जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत लाइन में, विपरीत दिशा के लाइन में चले जाते हैं। इसलिए इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, यानी परिणामी आघूर्ण किसको बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण, है ना। तो इसका जो परिणामी आघूर्ण होता है वो शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को काटता है। ठीक है, एक दूसरे के आके काट के निरस्त कर देता है। करने के बाद उसका परिणामी आघूर्ण जो होता है शून्य हो जाता है, उसको कहा जाता है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। जैसे Fe2O3, इसका नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट ये भी लोहा है, और जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है ये भी लोहा है, उसका फॉर्मूला है Fe3O4। ये है हेमेटाइट और Fe3O4 है मैग्नेटाइट। अब दोनों ही लोहा है, दोनों ही चुंबक का आकर्षित करता है। फिर दोनों में अंतर ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाके चले जाते हैं, और उसका जो परिणामी आघूर्ण होता है यानी चुंबकीय आघूर्ण जो होता है एक दूसरे को निरस्त करते हुए 0 हो जाता है। और इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसका जो परिणामी आघूर्ण होता है वो शून्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो बराबर संख्या में एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं जाते। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 7, ऐसे वो बराबर संख्या में एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं जाने के कारण उसका जो परिणामी आघूर्ण होगा, इसका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा वो 0 नहीं होता, वो निरस्त नहीं होता। ठीक है, तो यही 2 पॉइंट है जिसको आप लोगों को ध्यान में रख के समझना है। तो ऐसे पदार्थ को जिसका इलेक्ट्रॉन चक्रण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ऐसे पदार्थ को हम बोलेंगे प्रतिलोह चुंबकीय, और जो निरस्त नहीं करेंगे उसको हम बोलते हैं फेरो चुंबकीय पदार्थ। इसका उदाहरण क्या होता है? Fe3O4 और उसका है Fe2O3। आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि दोनों में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रतिलोह चुंबकों में वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलाइनमेंट होते हैं, संरेखित होते हैं, पंक्तिबद्ध होते हैं, तो उनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और इसमें ये भी एक
दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, लेकिन उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होने के कारण उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। यही था दोनों में अंतर। कभी कभी एग्जाम में दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, लेकिन वो बहुत कम पूछे जाते हैं। तो ये था आज हम लोगों का पढ़ाई। इससे रिलेटेड यदि आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर यदि समझ में आ जाए तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं।